स्टूडेंट्स, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का। इसमें हम कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे, इन्हें ध्यान से थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएंगी। एक टर्म है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, नेक्स्ट है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी और लास्ट है हमारा एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। देखो, इसको हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू समझते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हम एक तरफ से हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करते हैं और एक तरफ से ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि दोनों गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में स्ट्राइक करेंगे। क्या इनके आपस में स्ट्राइक करने से आपको मालूम है कि जब वाटर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो किसके बनने की प्रोबेबिलिटी होती है? वाटर के बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो क्या यहाँ पर हम एक कंटेनर में हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर देंगे और सिमिलरली ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या हमें यहाँ से वाटर जनरेट होने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट आपको पता है कि बोथ गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, बट एट रूम टेम्परेचर उनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, डेट इज़ वाटर इज़ नॉट फॉर्म्ड। बेसिकली देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पास एक अपनी एनर्जी थी क्योंकि वो गैसियस पार्टिकल थे, तो वो जो एनर्जी उनके पास ऑलरेडी थी एट रूम टेम्परेचर, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखो, उनको हम एक एनर्जी देंगे, तब जाके वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। देखो, इसको जो हमने एनर्जी दिया है और जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास था उसको हम यहाँ पर एक ग्राफ की फॉर्म में स्टडी करते हैं। देखो, यहाँ पर ये दो ग्राफ ले रहा हूँ मैं, एक ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है और एक ग्राफ हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। इस वाले वाई एक्सिस पे हम एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स को प्लॉट कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारे रिएक्शन कोऑर्डिनेट हैं। देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट का एनर्जी था और ये रिएक्टेंट को हमने एनर्जी दिया और वो इस लेवल पे जाके प्रोडक्ट में चेंज हुआ। तो जिस लेवल पे जाके प्रोडक्ट में चेंज होगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी। बट फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एनर्जी रिएक्टेंट से ग्रेटर होगा या लेस होगा, वो उसके रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है। भाई, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस केस में एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होगा और एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट कम होगा। तो अब देखो, यहाँ पर एक नोटेबल चीज़ क्या थी कि जो हमारा ग्राफ था, यहाँ पर इसको देखो, इस तरह से अंडरस्टैंड करो, यहाँ से ग्राफ ऐसे करके गया है और वो फिर नीचे आ गया है। इट मीन्स ये एनर्जी थी रिएक्टेंट्स की और ये एनर्जी है फाइनली प्रोडक्ट्स की। अब देखो, यहाँ पर ER जो है ग्रेटर देन EP है, तो आपको पता ही है कि जो डेल्टा H होगा वो किसके इक्वल होगा? EP माइनस ER। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देखोगे तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव वाला डेल्टा H आपको पता है कि किस तरह की रिएक्शंस में होता है? एक्सोथर्मिक में होता है। ठीक है, ये तो आप जो है 11th क्लास में पढ़ चुके हो। बट देखो, यहाँ पर ये एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास थी और हमने ये एनर्जी दी है, ये एनर्जी थी हमने जो दी थी रिएक्टेंट्स को, सो डैट दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर एट दिस पॉइंट ऑफ एनर्जी लेवल, दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर। ये जो पॉइंट ऑफ एनर्जी लेवल है इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। ओके, तो देखो, हमने रिएक्टेंट को एनर्जी दिया थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए, जो हमने एनर्जी दिया वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड? एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी वैल्यू थी जिस पे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जो एनर्जी हम देते हैं वो एनर्जी क्या कहलाती है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इट इज़ द एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो डैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो देखो, यहाँ पर ये जो ग्राफ था हमारे पास, ये वाला ग्राफ जो है हमारा एक्सोथर्मिक ग्राफ रिएक्शन का था और ये वाला ग्राफ जो है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। ठीक है, तो जो हम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जाने के लिए, वो एनर्जी है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। इस पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कई बार ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आ जाता है, वो आपसे एक्टिवेशन है वो ये वैल्यूज़ दे सकता है, आपसे डेल्टा H पूछ सकता है, या फिर आपसे वो जो है क्या नाम है, डेल्टा H तो आपको पता है सिर्फ इतना सा सेगमेंट होगा, सिर्फ इतना सा, क्योंकि आपको पता ही है हमें हमेशा EP माइनस ER करना होगा डेल्टा H को निकालने के लिए। तो वो एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में बाद में डील भी कर लेंगे हम। ओके, अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। ठीक है,
तो देखो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि भाई हमारे पास कौन कौन से टाइप का एनर्जी था। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी था जो हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को देना होता था सो डैट उनका एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। और एक एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन होता था। ओके, तो तीनों टर्म से आप वाकिफ़ हो गए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उनका एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी वैल्यू है जिस पे रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो देखो यहाँ पर अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर, यहाँ पर देखो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये यहाँ ग्राफ में भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ये पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू है, ये पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू है। मैं इसको दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ दिस। तो देखो ये हमारा ये था, तो ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू था और ये हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट था और ये हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन था। तो टोटल थ्रेशोल्ड किसके इक्वल हो गया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे भी रिलेशन लिख दिया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस में एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब देखो हम आर्टिकल नंबर 4.17 पे आते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अभी तक तो देखो आपने वहाँ पर पढ़ा था कि भाई जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्टडी कर रहे थे वहाँ पर जो रेट था, आपको याद होगा कि भाई जो रिलेशन था हमारे पास, न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे आपने पिछली बार, तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी यहाँ पे टाइम है लॉग ऑफ A ओवर में A माइनस एक्स, ये रिलेशन था आपका A ओवर में A माइनस एक्स। तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन था। तो आपको पता है यहाँ कंसंट्रेशन ऊपर भी और कंसंट्रेशन नीचे भी है, तो ये तो आप इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट है आपका, रेट कांस्टेंट मींस रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फिर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स टेम्परेचर के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, यहाँ पर देखो एक ग्राफ दे रखा है साइड में, आप देखोगे इसी आर्टिकल में। ये हमारा वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्लॉट किया है उसने, और एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्लॉट किया है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जब ग्राफ प्लॉट किया गया है तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये वाला, ये जो हमारे पास ये एनर्जी, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एनर्जी अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल पार्टिकल्स। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अपॉन में हमारा यहाँ पर है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का। तो ये हमारा जो सेगमेंट है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड कर रहा है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है जो हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो लेकिन जैसे ये T टेम्परेचर पर है, लेकिन हम इसे आगे जब 10 डिग्री राइज करेंगे तो ये 10 डिग्री राइज होने पर ये जो है यहाँ पर ग्राफ आ जाता है, T + 10 डिग्री पे ये ग्राफ आ जाता है, और ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो एरिया है ये डबल हो जाता है। ये x है तो ये पूरा सेगमेंट कितना होगा, 2x होगा। ओके, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट डबल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखो उस ग्राफ के साथ वहाँ पे अच्छी तरह से रीड भी कर लीजिएगा, वैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मैंने ग्राफ में भी बताया था ये x है तो ये हमारा पूरा क्या होगा, 2x होगा, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू। आपको पता है थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू चाहिए हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू बिकम्स नियरली डबल। वो जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है डबल हो जाते हैं। ओके, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ में ये चीज़ आपने नोट भी की होगी कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो पीक है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है और बट डाउनवर्ड भी शिफ्ट होता है। देखो ये जो टेम्परेचर जैसे ही हमने राइज़ किया तो पीक आगे शिफ्ट हुआ, लेकिन वो डाउनवर्ड भी हो गया। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड हो गया। तो यहाँ पर हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज़ हो रही है,
मोस्ट प्रोबेबल यू नो कि ये वाई एक्स एक्सिस पे है, ये काइनेटिक एनर्जी तो आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैं हैविंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ से स्टूडेंट रीड कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इतना कोई हैवी टॉपिक नहीं है। इस पे एक ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई विद एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डबल हो जाता है, और ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, लिखने के बाद आप ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं उन्हें, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाँ जी सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्रीनियस इक्वेशन। इसी का नेक्स्ट आर्टिकल है, आपको पता ही है आर्रीनियस इक्वेशन। आर्रीनियस इक्वेशन में बेसिकली वो रेट कांस्टेंट को, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रहा है, टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रहा है। अब देखो इक्वेशन ये है K इक्वल टू कैपिटल ए ई, ये मैथ का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। देखो ए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, और ए जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, जो पार्टिकल्स को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारे पास हो गया, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बचा हुआ है ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये क्या है, एन ई बाय एन टी, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो k इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये मैथ का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। मैथ के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, बायो वाले थोड़ा सा पॉइंट रट लेना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम दो डिफरेंट कंडीशन लेते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर T1 है तो हमारी रेट कांस्टेंट क्या होगा K1, और जब टेम्परेचर T2 है तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या होगा